बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के हवाले से, जिसने अपने काम का आगाज़ एक नोटिफिकेशन के ज़रिए कर दिया था, जिसके मुताबिक हल्का बंदियाँ जो है उसका प्रोसेस शुरू हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ जो इंतखाबात के हवाले से मुशावरती अमल है वो सियासी जमातों के साथ भी शुरू हो चुका है। पाकिस्तान की जो बड़ी सियासी जमातें हैं उन के साथ मुलाकातों का जो सिलसिला है, और सियासी जमातों ने अपने जो वफ्द हैं उनके भी अरकान को फ़ाइनल कर लिया है और वो भी मुलाकातों के लिए मुंतज़िर नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और मामला भी है कि वानी सदर से ख़त भी लिखा गया है इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को, और उन्हें आइन के तहत जो है वो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात के हवाले से बात की गई है। लेकिन उसका जवाब भी जो है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने दिया। जो रीसेंट अमेंडमेंट्स हुई थी, और वो अमेंडमेंट हुई थी इलेक्शन एक्ट के अंदर, और उस इलेक्शन एक्ट की रोशनी में उन्होंने जवाब भी दिया। जिस मुलाकात का इजहार किया जा रहा था या जिस मुलाकात का तकाजा किया जा रहा था वानी सदर की जानिब से, उस मुलाकात के हवाले से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का ये कहना था कि फ़िलहाल मुलाकात नहीं हो सकती, बाद में मुलाकात इस हवाले से होगी। और उन्होंने रेफ़र किया उस तरमीम को कि अब जो तारीख़ है इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन की जो इंतखाबात हैं उसकी, आम इंतखाबात की, उसका जो इख्तियार है नए एक्ट के तहत, इस तरमीम शुदा एक्ट के तहत, वो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। और उसी रूह से इलेक्शन कमीशन के जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने जवाब भी दिया है। अब सियासी जमातें, उनका अपने तकाज़े हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो वो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात की हामी नज़र है। इसी तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर पार्टियाँ भी, जबकि PTI ने जो CCI की मीटिंग हुई थी उनके वकला उसके मीटिंग के ख़िलाफ़, और CCI की जो तश्कील है जिसमें उस वक़्त के जो 2 निगरां वज़राए आला थे उन्होंने शिरकत की थी, उसको उन्होंने कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया है। अब ये मामला कहाँ पे जाके ठहरेगा, और ये 90 रोज़ के इंतखाबात के हवाले से बार बार बात और तकाजा किया जा रहा है, तो यहाँ पे जो हल्का बंदियों का मामला है जिसका ख़त के अंदर भी जिक्र किया गया, और जिसका ये जिक्र किया गया कि ये आइन की रूह से भी ज़रूरी है हल्का बंदियों करना, और उसके बाद फिर जो है पूरा का पूरा शेड्यूल दिया गया है। क्या ये मामला जो है किसी कंसेंसस पे जाके ठहरेगा, या ये इसका जो फैसला है वो अदालत की तरफ से होगा? इस पर बात करेंगे अपने मौजूद पैनलिस्ट से। सबसे पहले तारुफ करवा देते हैं। आज हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब ने। स्काइप के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रही हैं शनीला मार साहिबा, और स्काइप ही के ज़रिए मोहम्मद नौशाद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और लाहौर स्टूडियो से आगा इकरार हारून साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हम तमाम पैनलिस्ट को हम खुश आमदीद कहते हैं। पहला सवाल शनीला मार साहिबा आपसे होगा। इलेक्शन कमीशन का सियासी जमातों को मुशावरत के लिए बुलाना शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन का किस कदर ये अहम इक़दाम है? यासिर, ये इकदाम जो है उनका अहम है कि वो तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड ले रहे हैं, उनके से मुशावरत करेंगे, उनकी तजावीज़ लेंगे ताकि इलेक्शन को कैसे साफ शफाफ बनाया जाए कि कल को जब इलेक्शन हो तो उसके ऊपर उंगलियां ना उठाई जा सके। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर मामला इतने सादा होते नहीं है जितने कि हम समझ लेते हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो जब से इस सियासी अमल के अंदर आई है, और अगर वो जीत जाते हैं तो उनके लिए इलेक्शन कमीशन ठीक है, अगर वो हार जाते हैं तो सारा मलबा उसके ऊपर गिरता है। 2013 में फखरुद्दीन इब्राहिम साहब बड़े शरीफुल नफ्स इंसान थे, लेकिन कैसे नहीं PTI की जमात ने उनकी किरदार कुशी की। हालांकि अपने उनके जो पार्टी के अंदर नूरानी साहब एक हमारे फॉर्मर सेक्रेटरी दाखिला है, जी। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की और उन्होंने कहा कि जी हमारी अपनी अंदरूनी कमजोरियां थी जिसकी वजह से हम इलेक्शन हारे। लेकिन वो जो लीडर थे उनके, वो धरना लेके आ गए, यहाँ पे लाके बैठा दिया, जुडिशल कमीशन उनकी फरमाइश पे बना, उस कमीशन की रिपोर्ट भी उन्होंने उसको नहीं माना। उसके बाद जो जो मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर है, क्या हमने नहीं देखा कि उनकी कैसे कैसे किरदार कुशी की गई, कैसे कैसे उनके खिलाफ इल्जामात लगाए? देखिए हमारे जो मुल्क हम सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उनको जिस तरह से धमकाया गया, फिर उन्होंने किरण FIR भी दर्ज करवाई इस हवाले से। वो जब वजीर आजम थे उन्होंने बुलाया कि आए आपके मुझसे खुफिया मुलाकात करें, मेरे जो तोशाखाना का केस चल रहा है, फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है, उसमें रिलीफ के लिए उनसे बात करनी थी। तो उन्होंने कहा मेरा आईनी होदा मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं आपसे छुप के मिलूं, जो बात भी होगी सामने होगी। तो बस उसके बाद से उन्होंने अपने चाकू छुरियों का सारा जो रुख था उनकी तरफ कर दिया। देखिए जब इलेक्शन में धांधली होती है ना, तो वो 2018 वाली होती है जो नजर भी आती है, RTS भी बैठ जाता है। जहां पे तहरीक इंसाफ हारी थी वहां जीती थी धांधली के जरिए, वहां पे रिकाउंटिंग नहीं होने दी गई थी। बाद में जिमनी इलेक्शन में वहां पे वो हारी थी। डस्का का इलेक्शन होता है जहां पे रिटर्निंग ऑफिसर जो धुंध के अंदर गायब हो जाते हैं। इस मुल्क की तारीख रही और हमने देखा जब धांधली होती है वो सबके सामने होती हैं। अभी यही PTI थी, जिमनी इलेक्शन में जीती तो तब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुर्दे इल्जाम ठहराया।
अब जब हारी तो तब भी उन्हीं को इल्जाम ठहराते हैं। ये जहन में बिठा के बैठे हुए हैं कि हमने 2/3 अक्सरियत लेनी है। क्या गारंटी है 2/3 अक्सरियत नहीं आएगी तो ये इन इलेक्शन को मान लेंगे? ये तो फिर उसी धांधली धांधी का राग लापेंगे। दूसरी बात ये यासिर कि उनके जो पास इदारे ट्विटर के पोल्स है ना, वो कह रहे हैं हमने पोल कराए हैं ट्विटर के, वहां वो से हमें हमें 2/3 अक्सरियत मिल रही है। 2/3 अक्सरियत उनको मिली हुई है। देखिए दूसरी बात ये है कि जो आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि सदर साहब ने खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को कि 90 दिन के अंदर जो है इंतखाबात की तारीख से। देखिए हर इदारे को अपने इसके अंदर काम करना चाहिए लिमिट के अंदर। अगर हमारे इदारे एक दूसरे के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे ना तो फिर भी इलेक्शन जो है बड़े नहीं तो वो साफ कह रहे हैं सदर का इस्तेहकाक है, उस खत के अंदर लिखा हुआ है कि जी सदर ने क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर जो है वो कौमी असम्बली तहलील की है, उसके बाद 90 रोज के अंदर आर्टिकल 244 के तहत जो है वो इलेक्शन करवाना उनकी जिम्मेदारी है, उस खत में लिखा है उन्होंने। इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी है जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ने तारीख देनी है इलेक्शन करवाने की। देखें मैं वही बात कह रही हूँ कि हमारे हमसाए मुल्क इंडिया में केयर टेकर गवर्नमेंट्स नहीं आती हैं। वहां पे जो इलेक्शन कमीशन होता है ना उसी के जरिए निगरानी इलेक्शन होते हैं। उसके पास हुकूमत नहीं इलेक्शन, वहां पे वही हुकूमत होती है, केयर टेकर हुकूमत नहीं आती है। इलेक्शन कमीशन इम्पावर होता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन पे कोई इल्जाम लगाता है कोड ऑफ कंडक्ट में वो पकड़ा जाता है। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन कोई भी कार्रवाई का अमल शुरू करती है, अदालतें उसके अख्तियारात को सलब कर लेती है। जब तक हम इलेक्शन कमीशन को एम्पावर नहीं करेंगे तब तक ये इलेक्शन साफ शफाफ नहीं हो सकते। चाहे ये जमातों से मिलते रहें और एक सियासी जमात जिसका वतीरा बन चुका हुआ है कि हारने पे रोना पीटना डालना है, तो वो तो ये इस इलेक्शन को फिर भी नहीं मानेंगे। अच्छी बात है कि प्रोसेस है उस जमात को बिठाया जा रहा है, लेकिन ये गारंटी नहीं है इस मुल्क के अंदर के इलेक्शन को साफ शफाफ तमाम सियासी जमातें मान लेंगी। चलें आपका पॉइंट आ गया। आगा साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्योंकि आप जिस अंदाज से जो है वो सारे लाड़ से आइडिया था कि आप कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे हैं तो प्लीज बताइएगा। देखिए मेरा ज़ाती ये ख्याल ये है कि इलेक्शन कंडक्ट करना सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। सदर मुमलकत कैसे वो जिम्मेदारी अपने सर लेना चाह रहे हैं? ये कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर उन पीएम की एडवाइस पे अगर प्रेसिडेंट असेंबली डिसॉल्व करता है तो प्रेसिडेंट पे जिम्मेदारी आती है इलेक्शन करवाने की? उन्होंने अपने खत के अंदर आर्टिकल 48(5) का जिक्र किया है जिसकी शिक के तहत सदर तारीख देने का पाबंद है। ये जनाब उनके खत में मेंशन हुआ है, पाबंद है। इलेक्शन करवाने का पाबंद नहीं है, तारीख देने के पाबंद है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है कि क्या वो उस तारीख के ऊपर इलेक्शन करवा सकता है कि नहीं है। एग्जैक्टली इलेक्शन करवाना सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और किसी की जिम्मेदारी नहीं है। और जहां तक तारीखों की बात है और ये जो अमेंडमेंट्स कराई गई इसलिए कराई गई है 90 दिन वाली कि हमने पहले देखा है कि ऐसे खुदा न खासा हालात पाकिस्तान में हुए कि हम 90 दिन की इलेक्शन नहीं करा सके और हम उससे आगे जाके हमें इलेक्शन करवाने पड़े। तो ये जो बाढ़ है फिक्स कर देना कि 90 दिन ही में इलेक्शन होंगे, तो वो उसको जो है वहां से रिलीज किया गया है क्योंकि आपने जो जिसे कहते हैं ना आपने ग्राउंड रियलिटीज को देख के इलेक्शन करवाने होते हैं। ये नहीं है कि आपने इलेक्शन जरूर ही करवाने हैं 90 दिन में। चलें आपका ये पॉइंट जो है ना मैं निशाद अली साहब के पास लेके जाता हूं। ग्राउंड रियलिटी के हवाले से आपने बात की, तो अगर सब कुछ हमने ग्राउंड रियलिटी को देख के करना है तो फिर जो आइन में लिखा हुआ है फिर उसका हम क्या करें? निशाद अली साहब ये अगर साहब ने जो बात कही है मैं अगर उसको सामने रखूं तो थोड़ी बढ़ जाएगी। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन के जो भी मामलात हैं वो आइन के तहत उसका पाबंद है कि उसने इंतखाबात कराने हैं। अब इलेक्शन ये देखिए जो अमेंडमेंट्स हुई हैं इसके बाद जो रूम मिला है इलेक्शन कमीशन को, जो इख्तियार मिला है, उससे ये तय हो चुका है कमीशन ने ही असेस करना है कि इंतखाबात कब किस वक्त कैसे होने हैं। उसी ने इंतखाबी तारीख देनी, शेड्यूल देना है। तो निशाद साहब एक बात यहाँ पे एक सवाल है जो कि जहन में आता है कि आइन जो है, आइन से मावरा कोई कानून नहीं बन सकता। अगर आइन के अंदर आर्टिकल 244 का भी जिक्र है उसके अंदर भी तरमीम नहीं की गई, 48(5) का भी जिक्र है उसके अंदर भी तरमीम नहीं की गई, अगर एक्ट में कोई चेंज होती है और वो आइन से मुतसादम होता है तो क्या वो एक्ट जो है वो अपनी जगह खड़ा रह सकता है? देखिए बात बता क्या है, ये जो पॉइंट इसका फैसला किसने करना? इसका फैसला कोर्ट ने करना और किसने करना? हमारे सारे मामला कोर्ट में जाते हैं।
जी, अल्टीमेटली क्या होगा कि अब इनके साथ में जो 3 पॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर के घोषणा किए हैं, उनकी अपनी एक जो असल है, उसके मुताबिक उन्होंने वो जो बात की है उसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। अगर इलेक्शन कमीशन पे उनको इतराज होता है और इलेक्शन कमीशन पे कोई आर्गुमेंट खड़ा होता है, अल्टीमेटली अदालत में जाएंगे और जब वो अदालत में जाते हैं तो अदालत उसका फैसला करती है, क्योंकि आइन की तशरीह जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ही काम है, वो अदालत ने नहीं करना है। अब मामला ये है कि ये जो इस वक्त सिचुएशन है ये सबको नजर आ रही है पाकिस्तान। आपको मैंने शायद दूसरे प्रोग्राम में भी दिया था कि उस दिन जिस दिन के सामने वो पाकिस्तान के कर्जों की जो उससे मुतालिक मैंने पूछा एक पिटिशनर ने कि जी हमें बताया जाए कि पाकिस्तान में कितना कर्ज किया गया और उसकी तरफ तो उस वक्त भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि भाई मेरे आप जब कोई काम करें, इस वक्त पाकिस्तान के हालात देखें, माशी हालात देखें, जिस मुल्क जा रहा है उसमें इस तरह की बहसों में नहीं पड़ना। मामला ये है कि देखिए इलेक्शन कैसे होने हैं, क्यों कर होने हैं, किसने करवाने हैं, ये सारी बातें अब इलेक्शन कमीशन जो जिसपे इसकी जिम्मेदारी दी गई है ये उसने ही तय कर। ये हो सकता है कि किसी को ये आगे होना, जैसे देखिए सीसीआई के अंदर तो पीपल्स पार्टी जो है नहीं किया, लेकिन बाद में वो ये चाहते हैं कि 90 दिन में इंतखाब हो जाए, बावजूद ये जानने के कि अगर वो ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं यहाँ पे डॉक्टर साहब आपको इन्वॉल्व करूंगा। जी सर, आपका पॉइंट आ गया, आपको इस डॉक्टर साहब इन्वॉल्व करूंगा। ये फरमाइएगा, सीसीआई का उन्होंने हवाला किया, उसमें पीपल्स पार्टी ने भी वोट दिया और बाकी जो पार्टीज थी, स्टेक होल्डर्स थे, उन्होंने भी उसको इंडोर्स किया। अब वो 90 दिन के हवाले से बात कर रहे हैं, तो अगर इलेक्शन कमीशन उनकी इस मंतक पे जाए या पीटीआई की इस मंतक पे जाए और 90 दिन के अंदर इंतखाबात करने की तारीख दे दे, तो जो हल्का बंदियों की ज़रूरत है या कानूनी तकाजा है उसे पूरा ना किया गया तो वो भी तो जाके कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा कि जनाब देखें नई मरदमशुमारी हुई, डिजिटल मरदमशुमारी हुई, सीसीआई ने इसको अप्रूव किया, नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन के बाद हल्का बंदियों की ज़रूरत थी जो नहीं की गई, उसे बाईपास करके जो है वो इलेक्शन की तारीख दे दी गई, तो फिर भी तो मामला अदालत में जाएगा। डीलिमिटेशन और जो हल्का बंदियों का तयन है ये एक अहम आइनी ज़रूरत भी है और एक तकाजा भी है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सबका जो 2 हुकूमतें रही हैं, पीडीएम की और तहरीक इंसाफ की, इन्होंने ये अमल बर वक्त मुकम्मल नहीं किया। इनके ज़्यादा जिम्मेदार कौन है, पीडीएम और तहरीक इंसाफ वाले? तहरीक इंसाफ ने भी इस पे लेट डिसीजन लिया और फिर ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि इसे बर वक्त करता। 5 साल बाद इंतखाबात होने हैं, 5 साल के अंदर एक ही आपका काम है कि आपने इंतखाबात का इनकाद बर वक्त करना। तो माजी से ये जुड़ा है। दूसरा ये जो कह रहे हैं कि देखिए इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और वो एक आइनी इदारा है, लेकिन उन्होंने इंतखाबात आइन के तहत कराने हैं, यानी आइन सुप्रीम है। दूसरी बात ये कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ की आगा साहब ने बात की, इसका तयन कौन करेगा? ये ग्राउंड रियलिटीज़ अहम सवाल है। जनरल ज़ियाउल हक के 11 साल तक आ गए, तो मुन्नू भाई के एक ड्रामे में 90 दिन के चेक बाउंस होने पे उनके ड्रामे पे पाबंदी लग गई। तो ये न खुदारा करें कि अगर मंजिल से हम उतर गए तो फिर क्या गारंटी है कि ग्राउंड रियलिटीज पे जाएंगे तो फिर वो साहब अच्छी तरह समझते हैं ग्राउंड रियलिटीज, समझ के शायद उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज का तज़किरा किया है, लेकिन कोई भी ग्राउंड रियलिटी जो है वो आइन से बढ़ के नहीं। अगर मईशत का भी जवाब लिया जाए तो जो हुकूमत नई वजूद में आएगी वो इकोनॉमिक चैलेंज को टैकल करेगी, वो फॉरेन पॉलिसी उसके पास मैंडेट होगा। देखें जिस तरह पिछली गवर्नमेंट थी हमारी, उन्होंने आईएमएफ के साथ हमें डील की डिफॉल्ट होने से बचाया क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर था। तो इसलिए ये फॉरमोस्ट ड्यूटी है कि आप ये इसके अंदर मुकर्ररा टाइम पीरियड, स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में इंतखाबात का इनेकाद कराएं। और इस पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि जब हमने ये टाइम लाइन या डेड लाइन जो है वो मीट नहीं की तो इससे मसाइल, इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का, सब जमातों का ये मौक़िफ़ है कि इंतखाबात जो हैं वो ताख़ीर का ज़्यादा शिकार नहीं होने चाहिए। अब जहाँ तक सेंसस की बात है, मेरी ज़ाती मालूमात ये हैं जो मैंने तहकीक की है कि अगर आज वो शुरू करें तो 1.5 महीने के अंदर ये काम मुकम्मल हो जाता। कैसे? वो तो 4 महीने कह रहे हैं। नहीं, तो जो अमल शुरू हुआ था, और इसी तरह इस दौरान अगर रातों रात इस मुल्क में रेफरेंडम के लिए सवाल आ जाते हैं, बैलेट पेपर छप जाते हैं, पूरे मुल्क में करोड़ों लोगों से रेफरेंडम के लिए सवाल पूछा जाता है। डिक्टेटर था मुल्क के अंदर,
तो ये अब तो इदारे एक आईनी इदारा फिर है, जो इलेक्शन कमीशन। शैनीला ने इंडिया का सवाल किया है, तो इंडिया का इलेक्शन कमीशन आजाद और बाइख्तियार है। सर वो तो अब 365 डेज कौन सा ईयर ऐसा काम इख्तियार करता है है वो। गवर्नमेंट और अपोजिशन ने मिलकर चीफ इलेक्शन उसका तो कमिश्नर परमानेंट का स्टाफ तकर्र- होता है ना डॉक्टर साहब, फंड्स उसका में, परमानेंट जी। स्टाफ होता है और वो 365 डेज ईयर काम करता है और वो पूरी प्लानिंग उनकी होती है। हमारे यहाँ तो जो स्टाफ है वो कहाँ से लिया जाता है? आप खुद उस्ताद हैं, आपको पता है, स्कूलों से, मुख्तलिफ इदारों से मैं आपको उनकी एक ट्रेनिंग की मिसाल जाती है। दूंगा कि इलेक्शन कमीशन की आप वेबसाइट पे जाएं, अरकान असम्बलीज का वेबसाइट पे डाटा ही नहीं है, नॉमिनेशन फॉर्म नहीं। इसके लिए कौन सी इजाजत चाहिए? आप एक आईनी इदारा हैं और जो आप नॉमिनेशन, तो कुछ जो आपके करने वाले काम हैं, आप एक मुकम्मल आज़ाद खुद मुख्तार इदारा हैं, आपको फंड मिल रहे हैं और आपने इंतखाबात में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ये हो रही हैं कि कौमी असम्बली के इंतखाबात में 1 करोड़ रुपए खर्चे की हद रख दी है, जिससे अक्सरियत पाकिस्तानी इस निज़ाम में नायल हो गए। कोई मजदूर अच्छा, जो किसान पहले वैसे डॉक्टर साहब हद रखी नहीं, थी, वो हद अगर इन रियल देखा जाए, रियलिटी में देखा जाए, तो वो हद किस हद तक रियलिस्टिक थी? देखिए, ये भी तो आप देख लेना। 10 लाख 50,000 या 10 लाख रुपए, आपको पता मैं है ये एक हल्के के अंदर जो कैंपेनिंग होती है, जिस तरह के खर्चे होते हैं, ये सारी बातें डॉक्टर तो साहब, ये मैं आखिर खर्चा वापस फिर भी आऊंगा। सरमायादार करेंगे, जागीरदार करेंगे, लैंड माफिया के लोग करेंगे, मजदूर और किसान और मेहनत का तरमीम पे असम्बलियों में नहीं आएंगे। रिजर्वेशन, आपका पॉइंट आ गया। मैं आगा साहब आपकी तरफ आऊंगा, आप यकीनन रिस्पॉन्ड भी करना चाहेंगे उन पॉइंट्स को। दूसरा सर ये भी फरमा दीजिएगा कि जो पार्टीज के साथ मुशावरत का सिलसिला है, क्या ये उस अदम एतमाद को कम कर सकता है जो अब से कुछ अरसे के बाद हमें नजर आएगा? वो पार्टी जो हार जाएगी और कहेगी नहीं जनाब ये तो इलेक्शन शफाफ ही नहीं हुए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है। और मेरा ख्याल ये है कि 90 दिन के जो खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल चाह रही है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो, PTI भी क्योंकि चाह रही उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है सिंध के अंदर और वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसमें यह है कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा, वो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। वो ये है कि जो तो डीलिमिटेशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली यानी कि हमारे पे बार्ड है, तो अगर हम वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली बार्ड है और हमने डीलिमिटेशन जरूर करनी है, तो फिर तो 90 डेज भी तो बार्ड है ना। अगर वहां हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं 90 डेज पे, तो हम डिलिमिटेशन पे तो हमें ज्यादा कंप्रोमाइज आर्टिकल कर लेना 254 पे चाहिए आप आ जाए ना कि कि इसका अगर कोई काम फायदा वक्त कोई के नहीं ऊपर नहीं होगा। होता तो उसे डिलिमिटेशन के आईन बाद से मुतसादिम आप नहीं तसव्वुर सीटें नहीं किया बढ़ा जाएगा। सकते हैं। जी वही मैं कह रहा हूं, देखिए बात यह है कि डिलिमिटेशन का फायदा इसलिए नहीं होगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन, अब आप इस वक्त सीटें नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में उसका जो नंबर है वो फिक्स है, इसलिए डिलिमिटेशन कर भी लेंगे तो उसका ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। तो जो इस चीज का फायदा नुकसान होना ही नहीं है और सूबों को फायदा मिलना ही नहीं है, उनकी जैसे पॉपुलेशन की सीटें बढ़नी थी, तो फिर आप डिलिमिटेशन फॉरगेट कर सकते हैं। पंजाब इतना बड़ा सूबा है, 12-14 करोड़ की आवाम का सूबा है, उसके अंदर अगर हल्का बंदियां लोग चेंज हुए हैं तो विद इन सूबा अगर हल्का बंदियां होती हैं वो ठीक नहीं होगा क्या? डिलिमिटेशन बात यह है, सूबा डिलिमिटेशन बेसिकली मांगते हैं सूबे इसलिए कि पॉपुलेशन के मुताबिक उनका पार्लियामेंट में तो सूबे के अंदर भी तो इलाके जिले हैं ना सर, तहसीलें हैं, आप मुख्तलिफ इसको इलाके हैं। देखें, एक चीज का मुझे जवाब चाहिए पूरी कौम से। आप सही कह रहे हैं, मैं मानता हूं वो डिलिमिटेशन भाई मैंने पांव से चेक की हुई है कहां पे किस तरह हल्कों को तोड़ के यानी कि भेजा गया था। 2002 में तबाही की गई थी डिलिमिटेशन करके, मुझे सब चीजें याद है। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा हूं, अगर आप 90 दिन के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, तो मैं ये बात कह सकता हूं कि 90 दिन में जी बात सुने, 2002 में सिर्फ PMLN को हराने के लिए आपको अंदाजा नहीं है कितनी गंदी डिलिमिटेशन की गई थी। ऐसी डिलिमिटेशन की गई थी कि गली के इस साइड के ऊपर एक हल्का है, इस साइड के ऊपर दूसरा हल्का है, क्योंकि उन्होंने पंजाब के बीच में तमाम वोट तोड़ना था, इसका अपना अराइयों का और बटों का और उसका अपना राजपूतों के गली महलों के अंदर से डिलिमिटेशन की गई थी, अराइयों की जमीनों के अंदर से डिलिमिटेशन की गई थी। छोड़ दे इस बात को, मुझे एक बात कहने दे। बात यह है कि अगर मैं ये कहता हूं कि अपना रियलिटीज देखकर 90 दिन की बात आगे जा सकती है और कॉन्स्टिट्यूशन से मावरा जा सकती है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन मावरा डिलिमिटेशन वाला इशू भी जा सकता है।
देयरफॉर हमें चाहिए कि कोशिश हम करें कि हम 90 दिन में ही इलेक्शन करवाएं। डिलिमिटेशन पे अगर हम बात करते हैं कि जी बहुत बहुत जरूरी है, तो फिर 90 दिन भी बहुत जरूरी है। जी ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। जी शरीला साहबा, ये फरमाइएगा बिल्कुल लास्ट में, उसके बाद फिर हम अगले मौजू की जानिब जाएंगे ब्रेक के बाद। तो जो सियासी जमातें हैं, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें, जिस तरह आपने रेफ़र किया पीटीआई को, फिर क्या इन मुलाकातों से उस एतमाद के एक माहौल को बहाल करने के हवाले से मदद मिल पाएगी? अगर हम इलेक्शन की तारीख के हवाले से बात करें, शफाफियत के हवाले से बात करें, ट्रांसपेरेंसी के हवाले से और इन्वॉल्वमेंट के हवाले से और कंट्रीब्यूशन के हवाले से बात करें? नहीं, यासिर, जो पीटीआई है वो उसका एतमाद बहाल नहीं होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे और इलेक्शन कमीशन के ऊपर, क्योंकि देखें पिछले साल जब ज़िमनी इंतखाबात हुए थे और वो जीते भी थे, तो उसके बावजूद जो पीटीआई के चेयरमैन थे वो इल्जाम लगाते रहे कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पूरी कोशिश की थी मुझे हरवाने की, लेकिन फिर भी हम जीत गए। तो वो तो अगर जीत भी गए और फिर भी उसके बावजूद वो एतमाद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने जब वो एक पोजीशन ले लेते हैं जब किसी भी इदारे के बारे में, तो वो अपनी पोजीशन से हटते नहीं हैं। एक जो रिजिड उनकी पॉलिसी चलती रहती है वो चलती रहेगी। देखिए दूसरी बात, जो सारे जो पैनलिस्ट हमारे कह रहे हैं, मैं उसके साथ एग्री करूंगी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना इसलिए भी जरूरी है कि इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आप ये देखिए कि डॉलर कहां पे जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सही पॉइंट आपने दिया, सही है। आपकी हुकूमत आएगी जिसको अवाम का इत्तेमाद होगा, तो वो आके पॉलिसीज का तसलसल कर सकेगी और पॉलिसीज बना सकेगी। 313 पे जी डॉलर जी, इस तरह माहौल चलेगा तो उसमें गरीब तबका पिस के रह जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि आप जल्द से जल्द जितनी जल्दी इंतखाबात करवा सकते हैं आप करवाएं, फ्री एंड फेयर, अवाम को चूज करने दे कि वो किसको लेके आना चाह रहे हैं। ठीक है, तो नौशाद अली साहब ये फरमाइएगा, सारी पार्टियां क्या मुत्तफिक हो पाएंगी 90 दिन के हवाले से, जबकि इलेक्शन कमीशन कहता है जी कि जो डीलिमिटेशन है वो हमारी ज़रूरत है, कानूनी तकाजा है, हमने ये करना है, इसको हम बाईपास नहीं कर सकते। तो ये फरमाइएगा कि अगर कोई ऐसी अरेंजमेंट हो कि डीलिमिटेशन जो प्रोसेस है उसमें स्टाफ को बढ़ा दिया जाए, टेक्नोलॉजी को बढ़ा दिया जाए और इस तरह की स्ट्रेंथ बढ़ा दी जाए, तो ये 90 डेज के अंदर हो सकते हैं? वैसे देखिए, अभी तो फिलहाल जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो फैसला करके आपको बता दिया है वो 4 माह का वक्त मांग लिया है। अब मामला ये है कि ये तमाम सियासी जमातें अगर ये प्रेशर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर डालें और उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि ये जो आपने जितनी भी चीजें बताई हैं, यानी इन जराए के इस्तेमाल से, रिसोर्सेज के इस्तेमाल से इसको जल्द से जल्द मुमकिन बनाया जा सकता है और वो कोई ऐसा सोल्यूशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने रखें, तो हो सकता है कि वो इस चीज से एग्री कर जाए। देखिए, इलेक्शन कराना बहुत जरूरी है, 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, ये आईनी तकाजा है, ये सारी बातें बिल्कुल बजा है। लेकिन आप देखिए कि जब मामला आता है ना पंजाब के अंदर इलेक्शन नहीं करवाना नहीं हो सकता, तो फिर आपको उस वक्त कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और आपके सामने जब चीजें सामने आती हैं तो जो बहुत सारी चीजें हैं, सारी की सारी चीजें अहम नहीं हुआ करती कभी भी, आपने प्रायोरिटाइज करना है। अभी सबसे अहम बात यह देखिए, अभी जो शनीला ने कहा है कि इंपॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्शन बहुत जरूरी है, इसमें कोई दो राय है नहीं। तमाम सियासी जमातें चाहती हैं कि 90 दिन में हो, लेकिन अगर फर्ज करें कि आपकी ऑन ग्राउंड ये मुमकिन ही ना हो तो आप क्या करेंगे? आपके पास फिर वही रास्ता होगा कि आईन ये कहता है कि अगर कोई काम अपने मुकर्ररा वक्त पर ना हो सके तो फिर आप उसके अंदर थोड़ा बहुत जो गुंजाइश बनेगी वो बनानी पड़ेगी। आर्टिकल 254 का शायद आप हवाला दे रहे हैं। जी, ये भी आईन ही है ना। तो वो आईन ने ये नहीं कहा कि हम चूंकि हम जिद के साथ चलेंगे या हम बहुत जोर जबरदस्ती के साथ कोई काम को करने की कोशिश नहीं। इसमें सबसे अहम मामला ये है कि आप कंसेंसस के साथ फेयर एंड फ्री इलेक्शन की तरफ जाएं। अगर 10-15 दिन, 1 माह आगे पीछे होते हैं, फर्ज करें तो कमर जमान कह रहे साहब कुछ दिन पहले तो ये कह रहे थे कि 1-1.5 महीने से क्या क्यामत आ जाएगी। आज उन्हीं की पार्टी ने जो मौके अपनाया कि भाई ये रेड लाइन है, 90 डेज से हम आगे नहीं जा सकते। देखिए, इस तरह रेड लाइंस के साथ तो कुछ भी नहीं, यही तो रेड लाइंस ने तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। हम हर चीज के ऊपर इतना स्टिक कर जाते हैं चीजों के साथ कि हम आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हम कुंडी साहब कुछ कह रहे हैं और मामलात में उलझे हुए हैं कि हमें ये बहस, आप देखिए इंडिया कहां पहुंच गया, वो चांद पे पहुंच गया, उस हिस्से में पहुंच गया जहां पे कोई नहीं पहुंच सका। सर से आपस की बात है, इंडिया जहां भी पहुंच गया अभी भी उनके करोड़ों के हिसाब से जो है वो फकीर भी हैं और उसके साथ साथ उनके शौचालयों का बड़ा मसला है। आपकी बात बजा है, वहां पे गुर्बत भी बहुत है, वहां सारे मामलात हैं, इंडिया के हालात को बहुत बेहतर नहीं। लेकिन मैं जस्ट एक बात कर रहा हूं
कि हमें आगे बढ़ना होगा। हमें ये जिस किस्म की बहसों के अंदर हम दिन रात पढ़ जाते हैं और पढ़ने के बाद हम बहुत सारे जो अपने असल मकसद से हट जाते हैं। असल मकसद इलेक्शन कराना है, वो जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उस पर कंसेंसस करें और उसके फेयर एंड फ्री होने पे काम करते हैं। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर कि असल जो मुद्दा होना चाहिए वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे होना चाहिए। डॉक्टर साहब, श्रीला आप कुछ ऐड कहना चाह रही थी, कुछ ऐड कर लें, फिर उसके बाद मैं डॉक्टर साहब के पास लास्ट कमेंट देता हूँ। मैं वो आपके इंडिया वाले पे कहना चाह रही थी कि यासिर, चाहे वहां पे गुर्बत है या टॉयलेट नहीं जो भी है, लेकिन वहां पे पॉलिसीज का तसलसल है, वहां पे तवज्जो दी जा रही है बच्चों के ऊपर के साइंस पढ़े, टेक्नोलॉजी पढ़े। हमारे मुल्क वाले मसले वहां पे नहीं है। हम चेयर लिफ्ट के ऊपर फंसे हुए थे कि बच्चे निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए। बात सिर्फ ये है कि मुल्क के अंदर जमहूरियत रखें, तसलसल रखें, पॉलिसीज का हुकूमतों को चलने दें। गुर्बत हर जगह पे हमारे भी शरीला, अगर हम इस बहस पे पड़ जाए तो यकीन करें वहां जो मुसलमानों का हाल है, दलितों का हाल है, क्रिश्चियंस का हाल है, मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, सिखों में जो कुछ हो रहा है, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि हम जहां बैठे हम बड़े सही हैं, कम से कम उनसे सही हैं। वहां पे वो मजहब कार्ड मजहब देख के वो डीसी लगाते हैं। देखिए यासिर, वो मजहब कार्ड यहाँ पे भी इस्तेमाल होता है, सारी चीजें, हर मुल्क के अंदर खामियां होती हैं, लेकिन जो उनकी अच्छी चीज है, हमें वही बात करी जी ठीक है, चांद पे पहुंच गया जी जनाब, चौथा मुल्क हो गया, चांद पे पहुंच गया, अच्छी चीज है, सही है। नहीं आती हैं, वही हुकूमत इलेक्शन करवाती है, और कभी वहां पे हमने धांधली किस तरह के रोले नहीं देखे जो हमारे मुल्क में अंदर उठाए जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपका वैलिड है, सही पॉइंट है। मैं धांधली के हवाले से बात करूंगा। जनाब डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब, लास्ट कॉमेंट दे दीजिएगा। असल जो प्रायोरिटी होनी चाहिए क्या साफ और शफाफ इंतखाबात के हवाले से नहीं होनी चाहिए, बजाय इसके कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी पैदा की जाए और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कंसेंसस डेवलप करें कि हमें हर मामले को कोर्ट में ना लेकर जाना पड़े तशरीह के लिए या फैसले के लिए? देखिए, ये बड़ी अजीब बात है। आपने जब ये सवाल किया, कोई कानून बनता है तो फिर आइनी इदारे और आइनी सरबराह जो अहम ओहदों पे होते हैं उनके दरमियान एक ऐसी पोजीशन आती है कि लोग आम शहरी परेशान होते हैं। और अब एक इंतखाबात के हवाले से सदर मुमलिकत का भी एक आइनी ओहदा है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी होता है। तो इन इदारों का काम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ पावर है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ बात जानी चाहिए। सबसे बड़ी करप्शन हम यहाँ गर्दान अलापते रहते हैं। सबसे बड़ी करप्शन ये है कि एक इंतखाबात पे खरबों रुपए खर्च होते हैं और अगर वो अरबों नहीं खरबों, 1 खरब और चंद अरब, तो जब वो सारी एक्सरसाइज जो बजट है वो तो वो चले एक इंस्टॉलमेंट उसकी रिलीज हुई है, चले अरबों कर ले, लेकिन अगर वो सारा प्रोसेस फेयर नहीं है तो फिर इससे बड़ी इसके नतीजे में जो हुकूमत वजूद में आएगी, हमारी तारीख गवाया। पिछले इलेक्शन की मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, RTS जो हमने जदीद रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम करना था, मैनुअली रिजल्ट एक कॉन्स्टिट्यूंसी में रात 10 से 12 बजे आ जाता था, वो अगले दिन 12 बजे 2 बजे है। हर पार्टी ने कहा है कि इसकी तहकीकात होंगी, लेकिन जो तहरीक इंसाफ और PDM दोनों की हुकूमतें रही हैं और जो इलेक्शन कमीशन है इसकी तहकीकात करवाने में नाकाम रहे। कौन उसके ज़िम्मेदार थे RTS सिस्टम के, ये आज तक नहीं बताया गया, और कौम का इस सिस्टम में अरबों रुपए लगा। तो ये जो साफ शफाफ मैकेनिज़्म है, एक्सेस होना चाहिए इस इदारों तक, आपके दरवाजे खुले होने चाहिए, कोई भी शहरी वहाँ जाके देख सके। रिसर्च करने वाले हमारे स्टूडेंट्स को डाटा नहीं मिलता, वो रिसर्च करना चाहते हैं कि कौन नए कैंडिडेट्स हैं। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म की तरफ एक ब्यूरोक्रेटिक माहौल आपने बनाया हुआ है इदारों में, जहाँ राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत भी सवालात के जवाबात नहीं दिए जाते। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और फिर साफियों की नौकरियाँ भी जाती हैं। ठीक है जनाब, ये हमने यहाँ पे इस मौजू को समेटते हैं और ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम में शामिल करेंगे दूसरा मौजू। The ultimate cricketing showdown in Asia is back. The most anticipated clash of the event is here. The big guns from Asia are here to compete for the glory. This is the Asia Cup, the tournament that will have you on the edge of your seats. Don't miss it.
उन्हें खबरें बनाने दे, हमारी राह में रुकावटें खड़ी करने दे, हम फिर भी अपनी मर्जी करेंगे। अब्दुल हमीद हमारी पेशकश कबूल नहीं करेगा। अब्दुल हमीद को पेशकश कबूल करने के लिए मजबूर करें। सबसे पहले हम रेलवे से मुताल्लिक मंसूबे जानेंगे। अगर उन्हें लगता है कि वो हमारा मुकाबला कर लेंगे तो उनकी मौत यकीनी है। आज तक हमसे किसी ने भी इस तरह खुली दुश्मनी का मुजाहरा नहीं किया। कुल जमाल तुम बदल गई। मैं जिस लड़की को जानती थी वो ऐसी नहीं है। इस रकम से रेलवे लाइन कैसे तैयार होगी? ये रकम की बात नहीं है, ये असल में रियासत की सलामती का मसला है। बताइए उन्हें। वो बिलाखिर हार जाएगा और हम जीत जाएंगे। सिफारत खाने में दाखिल होने के लिए सिर्फ एक ही जगह है। इस बार हम एक कदम आगे रहेंगे। अब्दुल हमीद के जासूसों के लिए सिफारत खाने में बहुत अच्छी तकरीब का इंतजाम करता हूँ। हमें अपने जासूसों पर मुकम्मल इत्मीनान है। अहमद पाशा को गोली मार दो। जी, हम बात करेंगे उस वाक़े के हवाले से जिसने फिर से कौम को मुत्तहिद कर दिया और पूरी कौम की नज़रें हमारे इदारों के ऊपर थी, हमारे रज़ाकारों के ऊपर थी। इलाका था जनाब बडग्राम का, 900 फुट की बुलंदी है, यानी 274 मीटर की बुलंदी है और इसके साथ साथ तहसील अलाई है। दो गाँव को ये जो डोली है आपस में जोड़ती है, जांगरी और बटंगी। यहाँ पे बच्चे सुबह स्कूल के लिए निकलते हैं और डेली उनकी रूटीन है। ये 7 बच्चे और एक जो शख्स है वो दुकानदार है, इस डोली में बैठा होता है और अचानक इसकी एक रस्सी टूटती है और ये डोली जो है हवा में मुअल्लक हो जाती है। कुछ ही देर के बाद फिर आर्मी का ऑपरेशन शुरू होता है। एसजी कमांडोज इसमें हिस्सा लेते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर इसके अंदर हिस्सा लेते हैं, पाकिस्तान आर्मी के एविएशन के हेलीकॉप्टर जो हैं उसमें हिस्सा लेते हैं और उसके बाद ये ऑपरेशन 13 से 14 घंटे जारी रहता है। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान आर्मी के जो SSG हैं उसके GOC जनरल ऑफिसर कमांडिंग जो है वो खुद इसकी निगरानी करते हैं और जो जो रिसोर्सेज जहाँ जहाँ चाहिए होते हैं वो मुहैया किए जाते हैं। जहाँ से जिन लोगों को जिप लाइन वालों को लाया जाता है उनको भी आर्मी जो है वो अरेंज करती है और बिल आखिर 13 से 14 घंटे के बाद ये ऑपरेशन मुकम्मल होता है। वज़ीर आज़म भी कौम को मुबारकबाद देते हैं, वज़ीर दाखिला भी कौम को मुबारकबाद देते हैं और कौम जो है वो जो है एक सुख का सांस लेती है कि उन 7 से 8 लोगों को जिस पेचीदा एक मुश्किल ऑपरेशन में, एक ऐसा इलाका जो कि एक जो है वो पहाड़ी टेरेन है जहाँ पे हेलीकॉप्टर का रहना, वहाँ पे मौसम की वजह से, हवा की वजह से बहुत मुश्किल था। उसमें SSG कमांडो का नीचे उतरना, फिर एक शख्स को वहाँ से निकाल के लेके आना, फिर रस्से का वहाँ पे फंसना, फिर जो पायलट है उसकी हाजिर दिमागी कि उसने रस्से को काटा और किस तरह से पूरा का पूरा जो पेचीदा ऑपरेशन है पूरे वक्त में लोगों की, पाकिस्तानियों की और इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी नज़रें जो हैं वो इस ऑपरेशन पे रही कि इसका नतीजा क्या निकलता और बिल आखिर नतीजा ये निकला कि विदाउट एनी लॉस ऑफ लाइफ ये काम हुआ और उसके जो है वो नतीजे में वज़ीर आज़म ने उन तमाम लोगों को अपने यहाँ मदऊ किया और उनको सोवेनियर्स भी, सर्टिफिकेट्स भी, तारीफ़ी असनाद दी और ख़ास तौर पे वो रज़ाकार जो इसमें आए, ख़ास तौर पे साहिब खान जिसको हीरो का दर्जा दिया जा रहा है, वो इसके अंदर आए और उन्होंने जिस जाफिशानी के साथ काम किया वो अपनी मिसाल आप है। लेकिन इसका जो दूसरा एंड अगर हम देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर एक बेजा तनकीद हमें नज़र आती है, दोबारा से हमारे इदारों को हदफ तनकीद बनाया जाता है, दोबारा तनकीद का निशाना बनाया, एक ऐसा प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। इस हवाले से हम ज़रा बात कर लेंगे कि क्यों हमेशा ये हो कि जब हमारे इदारे जंगो जदल के अंदर भी उसी रोज़ फिर वाना वज़ीरिस्तान के अंदर एक ऑपरेशन होता है, उसके अंदर हमारे जवान जो हैं वो 10 के करीब वो शहीद होते हैं और उसी रोज़ जो है ये पाकिस्तान आर्मी और दीगर इदारे इसके अंदर ये काम करते हैं, तो क्यों जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की कैंपेन चलाई जाती हैं? क्या ये एक्सटर्नल फोर्सेस चला रही होती हैं या इंटरनल फोर्सेस चला रही होती हैं? इस पर ज़रा हम बात करेंगे अपने पैनलिस्ट से। शिंगला साहब, आपसे सवाल होगा, बडग्राम रेस्क्यू ऑपरेशन टीम को निगरान वज़ीर आज़म का खिराज तहसीन और मुलाकात के लिए मदऊ करना रेस्क्यू वर्कर्स की हौसला अफजाई के लिए ये कितना अहम है और इस पर जो तनकीद की गई है इस ऑपरेशन के हवाले से और हमारे इदारों के हवाले से, उसको आप किस तरह देखती हैं? देखिए यासिर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि निगरान वज़ीर आज़म ने इन सबको बुलाया है। हमारी फोर्सेस जो इसमें थी, जो मुकामी इंतज़ामिया थी, मुकामी लोग थे, जो जिप लाइन के एक्सपर्ट थे, उन सब की मुश्तरका काविशों से
जो बच्चे थे उनको रेस्क्यू किया गया, और ये बड़ी खुशी की हम लोगों के लिए बात थी कि हमारे बच्चे महफूज हो गए। और 15 घंटे पूरी कौम एक हिजान में मुब्तला थी, क्योंकि जाहिर है वो सबके, वो जो बच्चे अपने माँ बाप के नहीं, पूरी कौम के बच्चे थे, हमारे बच्चे थे, और हम सब चाहते थे कि वो बाहिफाजत जो है वो वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा बेटा अगर वहां पे मौजूद होता तो मेरी क्या फीलिंग होती। उन्होंने नाम भी लिया, उन्होंने कहा नूरुल हक अगर वहां मौजूद होता तो कैसी फीलिंग होती, तो उनके पेरेंट्स की कैसी फीलिंग थी। यासिर, मेरे बच्चे नहीं हैं, लेकिन मुझे वो अपने ऐसे फील हो रहा था कि जैसे वो मेरे बच्चे हों। मैं सफर में थी और मैं पूरा रास्ता उन बच्चों के लिए दुआएं करती रही थी, इसलिए कि सारी कौम उनके साथ थी। लेकिन एक जो हमारी अक़लियती सोच थी, उसने जो कुछ इंसानियत के ऊपर किया वो बड़ा काबिल मुज़म्मत है। और हम जो अक्सरियत हैं, जो हमारा इज्तिमाई शोर है, हम सबको मिलकर उसकी मुज़म्मत करनी चाहिए, उसकी हौसला शिकनी नहीं करनी चाहिए। देखिए, वो गिद्दें थी जो इंतजार कर रही थी कि काश ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये नाकाम हो और हम एक इदारे के ऊपर इल्जाम तराशी कर सके, दशनाम तराजी कर सके और हमें लाशें मिल जाएं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उनको लाशें नहीं मिली। ये वही सोच है जिन्होंने 9 मई का सान्या किया था, जिन्होंने शोहदा की यादगारें जलाई थी। ये वही सोच है जब लिस्बेला में हेलीकॉप्टर गिरा, हमारे शहीद हुए, तो इन्होंने उनके खिलाफ तनकीद की, उनके खिलाफ एक पूरी मुनज़्ज़म कैंपेन चलाएगी। देखिए, सोसाइटी इतनी पोलराइज पहले कभी नहीं थी। हम लोगों में सियासत में डिफरेंसेस जरूर होते थे, लेकिन लीडरशिप के पीछे लग के लोग अपने ही लोगों की लाशें नहीं चाहते होते थे। लोग अपने ही इदारे के खिलाफ उस तरह तनकीद नहीं करते कि जो हमारे हमसाये को जाके खुश करें। मतलब हमारे हमसाये वो तनकीद हम पे अब नहीं कर रहे थे जो हमारे अपने अंदर से एक अक़लियती सोच कर रही थी। तो अगर हम मिलके सब इस अक़लियती सोच की मुज़म्मत करेंगे तो शायद कल को ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो पोलराइजेशन है ये खत्म होना शुरू हो जाए। वरना इसने सोसाइटी को जिस तरह तकसीम किया, आगे जाके बहुत ज्यादा इसके नुकसानात जो है वो हमें नजर आएंगे। जो कि उस दिन नजर, बहुत अफसोस हो रहा था मुझे ये सब कुछ देख के। देखिए, मुकामी ने रेस्क्यू किया या फौज ने रेस्क्यू किया, सब हम अपने हैं। कौन है? सब पाकिस्तानी थे जी। पाकिस्तान की क्रेडिट लेने की बात ही नहीं हो रही थी कि हमने उसको क्रेडिट देना या उसको क्रेडिट और देना। फौज ने तो कोई दावा नहीं किया। एसपीआर की तरफ से जो प्रेस रिलीज आई उसमें पहले जिक्र किया गया उन रजाकारों का, उसके बाद फिर जो है उन्होंने बताया कि कमांडोज ने, एसजी ने, एविएशन ने, एयरफोर्स ने हिस्सा लिया। जिसने रेस्क्यू किया उन सब ने एक दूसरे का नाम लिया। जिप लाइन वाले भी क्रेडिट देते फौज को, फौज वाले क्रेडिट देते मुकामी इंतजामिया, मुकामी लोगों, जिप वालों को, मुकामी लोग जो तो क्रेडिट देते जिप लाइन के एक्सपर्ट को, फौज को। जिन्होंने मुश्तरका काविश की वो सब एक दूसरे को क्रेडिट दे रहे थे। वो जो एक अक़लियत थी ना, वो नहीं चाह रही थी कि किसी एक इदारे को। अक़लियत से मुराद आपकी कुछ लोग, ऐसे लोग, किसी हम मजहब की तरफ या उसकी तरफ इशारा नहीं कर रहे, बल्कि कुछ ऐसे लोग जो इंतशार चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहते थे, जो कौम को तकसीम करना चाहते थे, जो चाहते थे कि मुत्तहिद ना हो। जी ठीक, आपका पॉइंट आ गया। निशात अली साहब, आपकी तरफ सर ये बताएं कितना कुछ पेचीदा ये ऑपरेशन था और इसके अंदर जिस तरह से एक यूनिफाइड अप्रोच हमें नज़र आई कि जिसकी ज़रूरत थी उसको बुलाया गया, फिर उसको क्रेडिट भी दिया गया। फिर वज़ीर आज़म का इस तरह की तकरीब का, यकीनन वज़ीर आज़म का ऑफिस बहुत बिजी ऑफिस होता है, उन्होंने बाकी उमूर को भी देखना होता है, लेकिन उसके साथ उन्होंने प्रायोरिटाइज किया, इन लोगों को फ़ौरन बुलाया, उनको एक्नॉलेज किया। कितना अहम है ये? देखिए, ये बहुत अहम है। खास तौर पर ये मैं दोबारा बात, ये तीसरी दफा कह रहा हूँ कि खास तौर पर उस वक्त ये बहुत अहम हो जाता है जब बेसिकली आप देखिए कि ये बात क्रेडिट की नहीं है, यहाँ कुछ लोगों की सोच डिसक्रेडिट देने के ऊपर लगी हुई थी। वो ये जो शनीला ने जिन लोगों का जिक्र किया है, जिस टोले का जिक्र किया, आप यकीन करें कि इनको ये क्या रेस्क्यू का इदारा है फौज? क्या फौज की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को रेस्क्यू करेंगे? नहीं, फौज जिम्मेदारी फील करती है। फौज हर उस जगह पे कोशिश करती है कि अगर उनको ये कोई फैसिलिटेट कर सकते हैं अवाम को, वो सिविलियन इदारों को फैसिलिटेट कर सकते हैं, तो वो उस फैसिलिटेशन के लिए आए हैं। बाकी टेक्निकली ये कितना ज्यादा मुश्किल ऑपरेशन था, तो ये मुझे, आप यकीन करें, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आम आदमी जो टीवी स्क्रीन देख रहा था वो ये देख सकता था कि वहां पे हेलीकॉप्टर वहां पे परवाज, हेलीकॉप्टर करीब आता है, वो फिर डोली हिलना शुरू हो जाती है, वो रस्सी टूटने का डर होता है, कमांडो नीचे उतरता है, फिर वो रस्सा भी फेंकते हैं। उसके बावजूद आप देखें कितना डेलीगेट था और हल्का सा भी गलती, यानी 0% मार्जिन था इसके अंदर। आप देखिए कि उस सारे के साथ वो ऑपरेशन ना सिर्फ किया जाता रहा, बल्कि उस वक्त जिस वक्त ये ऑपरेशन चल रहा था
वही पाक फौज के जो जो जिम्मेदारान थे वो उसका अल्टरनेट भी सोच रहे थे, वो उसके अल्टरनेट के लिए रेस्क्यू टीमें ढूंढ रहे थे। जो उनकी जिप लाइन की जो टीम उन्होंने जिनको बुलाया, उनको हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किया, वो उस हेलीकॉप्टर पे वहां जाए वकूआ पर पहुंचे, पहुंचकर उन्होंने ये सारा काम किया। अब ये बहस कहां से आ गई? आपने दुनिया में कभी देखा कि कोई रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा हो तो कहा जाए कि जी ये फलां टीम कर रही है और फलां नहीं कर रहा और फलां यहां खड़ा हुआ, फलां वहां के। भाई मेरे, हम नौशाद अली साहब ये बताएं, ये जो बहस शुरू हुई जहां पे आप भी जिक्र कर रहे हैं, ये फरमाइएगा कि इस बहस का कोई मकसद था या इसको हम आइसोलेशन में ले लें कि कोई भी पॉजिटिव काम होता है तो एक नेगेटिव साइड होती है जो उसको तलाश करने की कोशिश करती है, या वाकई पिन पॉइंट करके इदारे को जो है बहस छेड़ी गई? ये प्रॉपर तरीके से प्लान था। क्यों? मैं आपको बता देता हूं कि जो ये मखसूस टोले के खास तरह के लोग हैं वो इतने समझदार हैं क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया के अंदर हजारों लोग भर्ती किए थे, उनको साल हर साल पैसे जाते रहे हैं, उनसे नैरेटिव बनाए जाते रहे हैं। वो तमाम लोगों को पता था कि जैसे ही ये बात शुरू होगी इसके फौरन बाद आर्ग्यूमेंट ये शुरू होगा कि जिस पार्टी की हुकूमत 10 साल इस सूबे में रही उन्होंने क्या किया? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जगह की वजह से उस चीज को अवॉइड करने के लिए उन्होंने एक नैरेटिव डेवलप किया। प्लस ये है कि उनको पता है, आपको पता है, पहले से पता है कि वो ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, बहुत अहम नुक्ता है। मैं डॉक्टर साहब के पास ये नुक्ता लेकर जाऊंगा। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, 10 साल जिस सूबे में जिसकी हुकूमत, एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए 900 फुट की बुलंदी पे उन्हें जाना पड़ता है। हाउ आयरॉनिक इज दिस? देखिए, यकीनन पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और इस तरह के ब्रिजेस बनाने में बहुत अखराजात हैं, लेकिन 10 साल भी कोई बनाने में तो 10 साल भी कोई कम कलील मुद्दत नहीं है। इसके अंदर अगर तरजीहात होती हैं, हमारी सेहत और तालीम, ये तो लोगों को अब पता चला है, इसमें आया है कि किस मुश्किल से मैं जाता हूँ इल्म हासिल करने के लिए। आम आदमी के बच्चे एक रोज़ ज़िंदगी और मौत का एक सफ़र जो है अबूर करते हैं। ये जीबी में भी है, कश्मीर में भी है, और जगहों पे भी है। तो इससे ये केस भी हाईलाइट हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंटों का ये फोकस रहा ही नहीं, और 10 साल जो आप कह रहे हैं हुकूमत में, उनसे तो मेट्रो बस पेशावर में मुश्किल से बनी है। लेकिन अब इससे 2-3 लेसन्स हैं, हमें इसको डिस्करेज करना चाहिए। एक तो ये कि हम एक कौम हैं, देखें जंग हो, मुख्तलिफ जंगें हों, हमारी हमसाया ममालिक के साथ सैलाब हो, जलजिला हो, तूफ़ानी बारिश हो, उसमें कौम एक होती है। उसमें हमारे रेस्क्यू 112 वाले, अफवाज पाकिस्तान, कोई सिंधी पंजाबी पठान नहीं, पूरा मुल्क परेशान हुआ है। ठीक है, किसी ने क्या ये सोचा है कि वो सूबे के बच्चे हैं? तो हम एक पाकिस्तानी कौम है और हमें मुश्किलात की इस टाइट रस्सी पे इसी तरह कामयाबी हासिल करनी है। फौज अवाम ने एक होकर रजाकाराना जज्बे से इसको इस टाइट रोप से हम इसी तरह निकलेंगे। अगर हमने डिस्करेज करके एक दूसरे को ताना दे के फौज और अवाम को आपस में लड़ा के, तो फिर हम इस टाइट रस्सी से को पार नहीं कर सकेंगे। और तीसरी मेरी दरख्वास्त ये भी है, ये इस वजह से भी होता है, एक मैं डिफरेंट बात करने लगा हूँ, इस मुल्क में आम आदमी को कभी हीरो ही नहीं समझा गया। बड़े बड़े लोगों को सबने कहा साहिब खान हीरो है। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि सरकारी जो एजाज़ात हैं उनको बहुत अच्छा किया। आज हमारे वज़ीर आज़म साहब ने बुलाया और उनको एक VIP स्टेटस दिया। मैं समझता हूँ कि जो अफवाज पाकिस्तान और जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं और जो अपनी जान पे खेल के दूसरे इंसानों की जान बचाते हैं, वो माशरे के असल हीरो हैं, बजाय वो ब्यूरोक्रेट जो इस पे बोझ है धरती के वसाइल पे, उनको रिटायर होने पे हम अवार्ड दे देते हैं। बात करते हैं। मैं आगा साहब इसमें आपको शामिल कर लेता हूँ। वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि जिस वक्त बच्चों ने उनको बताया कि जब हमने फौजियों को आते हुए देखा तो हमें ये यकीन हो गया कि इंशाअल्लाह अब हम बच जाएंगे, ये एफर्ट होगी, हम बच जाएंगे। उन्होंने कहा यही वो रिश्ता है, वो लाजवाल रिश्ता है पाक फौज और कौम का। जो ये ऑपरेशन हुआ, पेचीदा ऑपरेशन हुआ, किस कदर आप समझते हैं कि ये क्रेडिट जो है हमारे उन इदारों को भी जाता है, उन रजाकारों को भी जाता है, और ख़ास तौर पे जो एक अवाम का एतमाद है कि जब उनको ये खाकी वर्दी नज़र आती है, उनका एतमाद बढ़ जाता है कि हम महफूज भी हैं और हमें इंशाअल्लाह ये अपनी जानों पे खेल के बचाएंगे। जी बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के हमारी जो अवाम है उनका अदारों पे इतना स्ट्रॉन्ग यकीन है, क्योंकि हमेशा अदारों ने आके वो यकीन को फिर से एक दफ़ा आप कह सकते हैं कि उसको पे ऑफ किया है। चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो जलज़ला हो, चाहे वो कुछ भी हो।
लेकिन अगर आप एकेडमिकली देखें तो जब भी कोई आफत आती है तो उसमें हमें दो चीज़ें नज़र आई हैं। एक तो बात यह है कि हम अरबों नहीं खरबों रुपए खर्च कर चुके हैं एनडीए-एमए के ऊपर और पीडीए-एमए के ऊपर। 4 पीडीए-एमए है, 1 एनडीए-एमए है। खरबों रुपए खर्च हुए हैं 2005 से लेकर आज तक। ठीक, जब भी जरूरत पड़ती है, सैलाब हो फौज को आना पड़ता है, जलजिला हो फौज को आना पड़ता है, एक यानी कि अपने जिप लाइन पे बच्चे फंसे हो फौज को आना पड़ता है। फिर ये अदारे क्यों रखे हुए हैं मुझे आप बताइए। बहुत सही point लेकिन है। बात सही है, करते हुए सही है, डर लगता बिल्कुल है, सही। सवाल उठता क्योंकि है। उन अदारों में ताकतवर लोग बैठे हुए हैं कि वो किसी को बात ही नहीं करने देते हैं कि इनका क्या फायदा अदारों का। तो इन अदारों के बारे में सोचना पड़ेगा हमें। और एक बात मैं आपको और कहूं, इसमें अभी बात कर रहे थे नौशाद साहब और आप कि क्या ये वैसे लोगों का रिएक्शन था उसके ऊपर सोशल मीडिया पे या डिजाइन था। मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह सकता हूं डिजाइन था। वही हैंडलर्स थे जो हमेशा हमारे अदारों को रगेदने की कोशिश करते हैं, उन्हें डिसक्रेडिट करने की कोशिश करते हैं। वही हैंडलर्स थे, उन्हीं के मल्टी हैंडलर्स थे जो कि कल फिर मजाक कर रहे थे हम लोगों का। तो ये क्यों होता है, मैं उसकी एक मिसाल देता हूं। एक हैंडलर अगर एक ट्वीट करता है कि हम तो खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक कि हम तो पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर भी गिरा सकते हैं, और वो हैंडलर इंस्टीट्यूट के वो जेल में हो, वो इस वक्त एक अदारे में एक अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, मार सकते हैं, बल्कि तो मारे फिर भी आप तो क्या करेंगे? फिर आप लोगों को इजाजत देंगे कि वो पाकिस्तान के अदारों का मजाक करें? ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। आई हैव टू वाइंड अप। मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम पैनलिस्ट का। बड़े ज़बरदस्त तरीके से जनाब आज के दोनों मौज़ूआत को समेटा है, और बिलखुसूस हम सलूट पेश करते हैं उन रज़ाकारों को। जिस तरह साहिब खान का ये कहना था कि मेरे बाप की और मेरे दादा की मुझे वसीयत थी कि तुमने जब भी किसी की जान बचानी है तो उसका मुआवजा नहीं लेना। ये वो जज्बा है हम पाकिस्तानियों का जो दूसरे पाकिस्तानियों के लिए मौजूद है। जनाब, प्रोग्राम बाखबर से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।